म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है उधर से। सर और सब स्टूडेंट नहीं है सर? देखिए अभी मैं टेक्निकल कारण नहीं है, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, ठीक है। जो शादी है जी। थोड़ा सा, इसलिए व्यस्त हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो एडमिशन भी करना है, उसको ग्रुप में भी मैं नहीं जोड़ पाया हूँ, ठीक है। तो 2-3 दिन लगेंगे और उसके बाद फिर से सभी का लाइव क्लास होगा। तो आज का जो टॉपिक था मुख्य रूप से, कल के टॉपिक पर मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। कल पढ़ना था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सर सभ्यता में ये सब आपको टॉपिक किस बुक से पढ़ना है? ये आपको 3 बुक पता है ना, 3 बुक में से किसी 2 बुक से पढ़ना आपका आवाज आ रहा है सर वो बैकग्राउंड में। सर अभी ये वो सब बुक नहीं मंगाए हैं, मंगाना पड़ेगा हमको। आपके पास अभी क्या सोर्सेज है पढ़ने के? अभी सर सीटेट का एक बुक है सर, सीटेट का है, एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी का कौन सा बुक है? हेल्थ बुक है सर। हेल्प बुक का नाम बताइए। सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक उमराव अध्ययन सिंह है। का। जी, उमराव टॉपिक जो सिंह दिया का है। गया था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जी। अब मैं बता दे रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ मटेरियल भेज देता हूँ, ठीक है। तो जी। सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। मैं सब डिटेल कर दे रहा हूँ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि ये भारत है, ठीक है। एक मिनट। जैसे देखिए ये भारत है, ठीक है। थोड़ा सा ये पिक्चर उतना अच्छा नहीं बना। मान लेते हैं कि ये भारत है, ठीक। और ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान है, और ये वाला एरिया अफगानिस्तान है, ठीक है। अब मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला? देखिए 1921 में, ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या किया, उ- मतलब रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या किया, उत्खनन का काम शुरू किया। उत्खनन का मतलब जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो नींव डालने के लिए खुदाई करते हैं ना, उसी तरह से रेलवे लाइन बिछाने के लिए उत्खनन का कार्य हुआ। उत्खनन के कार्य में ये सबसे पहले शुरू हुआ पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहाँ एक गांव है हड़प्पा, ठीक है। वहां इसका खुदाई शुरू हुआ। जब खुदाई शुरू हुआ तो वहां से जो, मतलब जब खुदाई शुरू हुआ तो वहां ऐसे ऐसे चीज देखे गए जो वर्तमान समय में नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में भी उतना विकसित नगर नहीं था, यानी नगर का प्रमाण मिला। जैसे मान लेते हैं कि आज हम लोग जहाँ रह रहे हैं या आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है। 50,000 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद हो सकता है कि कुछ भूकंप आ जाए या कुछ ऐसी आपदा आ जाए जिसके कारण वो चीज नष्ट हो जाए। अगर 50-100 साल बाद वहां पर लोग जाएगा, ठीक है, तो वहां से कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जो अभी वर्तमान में हैं और उस समय में नहीं होगा। तो अंग्रेज जो समझता था कि हम बहुत मतलब फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड करने का मतलब बहुत आगे है, ठीक है। और इंडिया जो है वो बैकवर्ड है, बहुत पीछे है, बर्बर है, मूर्ख है, ठीक है। इसलिए इंडिया को मतलब अंग्रेजों को फॉलो करना चाहिए, उसके शासन काल में ही भारत का विकास हो सकता है। ये उसका मतलब शोषण करने का एक तरीका था जो ये कर रही थी। तो 1921 में जो खुदाई हुआ तो हड़प्पा नामक गांव में शुरू हुआ। ये पाकिस्तान में है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके। कुछ कुछ भाग जो है भारत में 20% जो है वो भारत में बहती है, और बाद बाकी 80% वो पाकिस्तान में बहती है। तो इस सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही ये सारा जो उत्खनन काम प्रारंभिक जो मतलब पता चला उस नगर का ये सबूत तो सिंधु नदी के किनारे ही चला, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। बाद में उत्खनन जब पता चला तो ये धीरे धीरे भारत में भी इसके उत्खनन के सबूत मिले, मतलब इसके सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले। और एक नदी बहती थी प्राचीन काल में, सरस्वती नदी ऐसे करके। इस सरस्वती नदी को के किनारे बहुत सारे साक्ष्य मिले। लेकिन होता क्या है कि जब शुरुआती जो नाम पड़ जाता है ना उसी को लोग जानता है, ठीक है। जैसे अगर गांव घर में बच्चा हुआ तो प्यार से कोई नाम रख दिया स्वीटी, ठीक है।
और उसका ओरिजिनल नाम, सर्टिफिकेट नाम कुछ और होता है, लेकिन वो स्वीटी स्वीटी ही लोग बोलने लगता है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा चर्चित हुआ, लेकिन इसको सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी कांसे के अलावा किसी दूसरे धातु के बारे में पता नहीं चला, किसी दूसरे धातु का प्रमाण नहीं मिला। कांसा होता है तांबा और टीन का मिश्रण, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तो ये सब नामकरण हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पढ़ना था, खोज किस किस अलग अलग 6 प्रमुख शहर है जिससे क्वेश्चन पूछता है। सबको जानने की जरूरत नहीं है, 6 प्रमुख शहर, ठीक है। उसमें मोहनजोदड़ो आ गया, हड़प्पा आ गया, लोथल आ गया, सुतकेंगाडोर हो गया, ठीक है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो गई। अब देखिए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ था। देखिए सिंधु सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से त्रिभुजाकार था। ये हो गया जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मांडा है एक, मांडा। और यहाँ हो गया आपको आलमगीरपुर, सॉरी यहाँ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और यहाँ हो गया दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है। और यहाँ हो गया सुतकेंगाडोर, सुतकेंगाडोर यहाँ पर, ये पाकिस्तान में है। ये दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और ये मांडा कश्मीर में है। टोटल मिलाकर के इसको ये लगभग लगभग त्रिभुजाकार है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नगरीय सभ्यता जो थी उसका आकार कैसा था, विस्तार कैसा था। तो त्रिभुजाकार है, लगभग लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़नी है, बुक में मिल जाएगा आपको। या तो आप क्राउन खरीद लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, या लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट से ज्यादा बेहतर होगा क्राउन, ठीक है। ऐसे तो पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा मिल जाएगा, मटेरियल की जरूरत नहीं है। दिक्कत है ये है कि जो रेगुलर पढ़ाई में नहीं है उसे समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि पढ़े क्या। या कहीं पर डिस्कशन भी होता है तो उसमें आप, चूंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में ये व्यवस्था होती है कि आपको वो अपने भाषा में समझा रहा है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास में जैसे हम अभी करवा रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं पर क्या दिक्कत हुई, ठीक है, उसको हम डिटेल कर सकते हैं। हम पढ़ा नहीं रहे, बस डिटेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आपको 6 प्रमुख शहर जो जिसको जानना है, सबको नहीं जानना है, सबको पढ़िएगा तो वो उतना बीपीएससी के एग्जाम ले, भले एग्जाम ले रहा है, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, लेकिन बीपीएससी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो डीएम डीएसपी बनाने के लिए, डीएसपी या ये इसको वो करने के लिए एग्जाम ले रही, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा टीचिंग के लिए, टीचर के लिए होगा। तो उतना डिटेल ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है जैसा लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। बहुत भारी बना रहा है, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, आप नोट कर सकते हैं। हड़प्पा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, उसके बाद सुतका गेंडोर पढ़ना है, चन्नूदरो पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है। इसके अलावा आलमगीरपुर पढ़ना है, लोथल, रोपर, ये सब प्रमुख है। और एक धौलावीरा, सबका खोज किसने किया, कब किया, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ है, किस शहर में है अभी वर्तमान में। जैसे दायमाबाद बताए महाराष्ट्र में है, मांडा बताए कश्मीर में, आलमगीरपुर यूपी में है, सुत का गेंडोर पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में ही, बलूचिस्तान में है, ठीक है। धौलावीरा जो कच्छ गुजरात में है, लोथल गुजरात में, लोथल प्राचीन बंदरगाह था। तो ये बातें हो गई, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से क्या क्या चीज मिले, साक्ष्य क्या क्या मिले, जैसे पशुपति महादेव का मंदिर कहाँ से मिला है, ठीक है। महादेव का ये पशुपति महादेव जैसा, यानी वो मिला नहीं है, वो ऐसा नहीं कि पशुपति महादेव का वो मूर्ति है, वैसा लोग मानते हैं कि ये पशुपति महादेव का मूर्ति है, ठीक है, उसी टाइप का मिला है। वो किस प्रकार का मूर्ति है। इसके अलावा एक कुबड़ वाले बैल का मुहर कहाँ से मिला है। तो ये सब चीजें हैं। लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं, उस जमाने में भी, आज से 4,500 लगभग साल पहले लिपस्टिक यूज करते थे लोग, ठीक है। ये सब युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब होता है जोड़ी में, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक साथ दो शवों को दफनाया गया, उसी को कहते हैं युगल समाधान। अब इसका ये प्रमाण नहीं है कि वो सती प्रथा उस समय में था या नहीं था, तो हो सकता है एक मर गया होगा, दूसरा उसके बाद दफनाया गया होगा। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति, यानी धर्म को लोग मानते थे तो उस समय धार्मिक स्थिति का कोई ज्यादा प्रमाण नहीं मिला, लोग प्रकृति की पूजा करते थे,
ठीक है। आर्थिक जीवन यानी आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से कृषि पर लोग निर्भर थे। ठीक है। अस्थाई रहना सीख गए थे, ये सब चीजें हो गई। ये सब आपको पढ़ना था, यही सिंधु सभ्यता में पढ़ना है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के हेलो बारे में सर। जानकारी लिखिए। हेलो हाँ। हाँ बताइए। सर, लोथल में मकान बनाने का जैसे काम हुआ था। हाँ। जी। और धोलवीरा तो सर, हाँ धोलवीरा में तो तो आप डिटेल उसको पढ़िए, ठीक है। उसमें अगर जी दिक्कत हो तो जी आप हमको बता दीजिएगा, तो उसको हम आप ये टॉपिक लिख लीजिएगा, जिसमें दिक्कत हो उसको हम डिटेल कर देंगे। ठीक है। जी तो ये चीजें आपको जी पढ़ना है, इतिहास में पढ़ना था, कर लें। उसके बाद भूगोल में आते हैं। जी ज्योग्राफी में जो आपको कल पढ़ना था, म्यूट कर लीजिए फिर से। पृथ्वी की गति। पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक तो खुद अपने अक्ष पर घूमती है जिसको घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होती है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, या कोई वस्तु हो गया, और इधर से टर्च जला रहा है तो इधर ही रोशनी पड़ेगा ना, और ये धीरे धीरे ऐसे घूम रही है। ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूम रही है। अब जब घूम रही है तो ये धीरे धीरे जो चीजें हैं जो अभी लाइट में है वो धीरे धीरे ओझल होगी, और जो अंधेरा में वो धीरे धीरे लाइट में आएगी। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये दिन और रात होती है। ये 24 आवर 6 मिनट में पूरा करता है अपना एक एक चक्कर। एक बार अपने अक्ष पर ऐसे घूम जाती है। और ये जो 6 मिनट है, ठीक है, 4 साल में क्या हो जाएगा? 4 से इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 24। तो प्रत्येक साल के बाद वो क्या हो जाता है? एक दिन बन जाता है, और यही लीप ईयर्स कहलाता है। ठीक है। तो उस दिन एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद पृथ्वी गति के बाद उसके बाद परिक्रमण गति है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है 365 दिन में। ये चीजें है। ठीक है। उसके बाद हो गया काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखाएं, रेखा का मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसा रेखा नहीं है। वो असुविधा के लिए लोग क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इस पर काल्पनिक रेखा है, ये हो गया अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा है। ठीक है। अक्षांश रेखा में 3 रेखा प्रमुख है। अक्षांश में 3 रेखा प्रमुख है। ये हो गया आपको जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं उसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है। और इसके इधर ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, तो ये वाला जो भाग हो गया, ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग हो गया, इसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और इसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर। अब यहाँ से ये जो हो गया वो, ये हो गया कर्क रेखा। ठीक है। और ये हो गया मकर रेखा। ठीक है। और ये वाला जो एरिया हो गया इसको जीरो शेडो कहते हैं या ओ शेडो कहते हैं। ठीक है। यही वाला एरिया जो है यहाँ पर, चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है, पैरेलल में इसका सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, तो ये वाला एरिया जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है, और मैदानी एरिया यही होता है। समझ में आई बात? तो ये जो हो गया, ये कर्क रेखा जो हो गया 23.5 डिग्री पर हो गया, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा 23.1/2 डिग्री साउथ। ठीक है। उसके बाद ये, और ये हो गया ध्रुव, ये 90 डिग्री यहाँ आते आते ये 90 डिग्री। अब बात आती है कि कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है यहाँ पर है, ऐसे करके भारत है मान लीजिए, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो हो गया भारत के संबंध में। और ये वाला जो है वो किन किन राज्यों से, देशों से होकर गुजरती है, उसको आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है। ठीक है। याद करने का भी ट्रिक है, वो हम बाद में बताएंगे, लिख भेज देंगे। विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और क्या कहते हैं मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो एकमात्र ऐसा रेखा, एकमात्र ऐसा महादेश, कंटिनेंट अफ्रीका है, जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है। तो ये बातें हो गई। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका शुरू में गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़,
त्रिपुरा, मेघालय, ये सब हो गया, इससे होकर के, और पश्चिम बंगाल, इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद पृथ्वी की गति हो गया, उसके बाद उपसौर, अपसौर, संक्रांति, ये सब होता है। काल्पनिक रेखा, अक्षांश, देशांतर बता ही दिए। समय का निर्धारण कैसे होता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अब ये तो अक्षांश रेखा बता दिए, एक होता है देशांतर रेखा, ये होता है ये देशांतर, ऐसे करके। ये मेरिडियन हो गया जो 0 डिग्री होता है, और ये जो होता है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, और जैसे एक ये होगा ना, तो ये उस साइड से भी है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देशांतर रेखा हो गया, ये प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं, मुख्य देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री। ये जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, ये पूर्वी भाग हो गया, और ये पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है। और प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है, ये देशांतर हो गया, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की को दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, और इसी प्रकार से टाइम का निर्धारण होता है ना। जैसे अभी मान लेते हैं कि और टोटल देखिए, टोटल अक्षांश जो हो गया, नंबर ऑफ अक्षांश हो गया, इधर हो गया 100, मतलब इधर हो गया ये 79, ठीक है, और इधर हो गया 79, और एक ये हो गया, तो टोटल 180 हो गया अक्षांश रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा टोटल 360 डिग्री हो गया। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर होती है। तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। संक्रांति क्या होता है, उपसौर क्या होता है, ये सब आपको देखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का अध्ययन। ज्योग्राफी के बाद हम लोग पढ़ते हैं संविधान, नागरिक में आते तो संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत मतलब जब संविधान का निर्माण करने की बात आई, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन बना, संविधान सभा में इस बात का चर्चा हुआ। तो पूरे विश्व का जहाँ जहाँ देश, जिस जिस देश में लोकतंत्र स्थापित था, वहाँ वहाँ लोकतंत्र कैसे चलाया जा रहा था, क्या कानून व्यवस्थाएं थी, सब का अध्ययन किया गया। तब जा करके संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने यह चर्चा किया कि सभी जो देश था, सब देशों में जो अच्छा अच्छा चीज लेने लायक था, उसको ले लिया गया, वही हुआ स्रोत। और मुख्य स्रोत जो था, मतलब पिछले भारत पर शासन करने के दरमियान अंग्रेजों ने जो जो नीतियां लाई, ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, इस सब का भी अध्ययन किया गया। और अधिकतर भाग जो संविधान के स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और इसके अलावा किस किस देश से कौन कौन मतलब चीजें ली गई है, ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में विकास की अवधारणाएं, ठीक है, जिसमें आपको मुख्य रूप से जीन पियाजे एक टॉपिक आप आज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बातें हो गई। तो ये कल का जो टॉपिक था उसकी चर्चा की गई है। आज के टॉपिक में आपको पढ़ना है इतिहास में वेद। वेद में 4 प्रमुख वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद। 3 वेद एक समान है, और ये अथर्ववेद जो हो जाता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। और उत्तर वैदिक काल में चूंकि अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको वेद के बारे में जानना है। उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, ये सब पढ़ना है। ये सब पढ़िए, उसके बाद फिर कल हम इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई इशू है तो पूछिए।